आज के इस लेक्चर में जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का लेक्चर नंबर 2, इसमें हम लोग देखेंगे मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक इन फंक्शंस को सी लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सबसे पहले वन बाय वन समझते हैं कि एग्जैक्टली मैलॉक को कैसे यूज़ किया जाए। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं तो एक एड्रेस जनरेट होता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सी में अगर हमें क्रिएट करना हो तो मैलॉक कैलॉक का यूज़ करके कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हमने एक लाइन लिखा मैलॉक फंक्शन का तो वो ये बताता है कि एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो रहा है। अगर हम कंपेयर करें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था दैट इज़ फिक्स्ड। और फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने लिखा इंटीजर x तो कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड हो जाता है कि रन टाइम में मैक्सिमम 2 बाइट की मेमोरी क्रिएट होगी, इससे ज़्यादा क्रिएट नहीं हो सकता। लेकिन जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फंक्शन डिज़ाइन करते हैं हम लोग, जो फंक्शन का यूज़ करते हैं, उस फंक्शंस के बेसिस पे रन टाइम पे एक एड्रेस जनरेट होता है और उस एड्रेस का जो बेस वैल्यू होता है, जो बेस लोकेशन होता है, वो पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होता है और उसी पॉइंटर वेरिएबल से हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए समझते हैं वन बाय वन। जैसे अगर हमने लिखा मैलॉक ऑफ 2, इट मीन्स रन टाइम पे ये कोई एक जनरेट करेगा एड्रेस विच इज़ ऑफ 2 बाइट के लिए एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो गया। अगर इस लाइन को हम 5 टाइम्स लिखेंगे तो हर बार एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट होगा एक अलग अलग लोकेशन पे। अब इसके बाद हम लोग अगर ऐसा लिखें PTR, इट मीन्स ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेट हुआ था PTR, इस डायनामिक मेमोरी का एड्रेस इस पर्टिकुलर मेंबर में एक्सेस हो जाएगा। अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस लोकेशन वी कैन एक्सेस द मेंबर या वी कैन एक्सेस द डेटा ऑफ डायनामिक मेमोरी लोकेशन। कैसे करते हैं चलिए वो समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज इंटीजर पॉइंटर p और उसके बाद हमने लिखा पॉइंटर p। पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने समझा था टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मैलॉक और हमने लिखा 2 बाइट के लिए। तो इसका मीनिंग वही हुआ, जब भी ये लाइन आपको दिखे ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, उसमें 2 बाइट का डेटा मैक्सिमम हम स्टोर कर सकते हैं। किस टाइप का डेटा होगा? इंटीजर टाइप का। और इस लोकेशन का एड्रेस कहाँ स्टोर हो जाएगा? पॉइंटर वेरिएबल p। तो उसके बाद अगर हमने लिखा स्टार ऑफ p इक्वल टू 123 तो देखिए इसका मतलब क्या होगा? ये वही पॉइंटर वेरिएबल, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन 2 बाइट के लिए। विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर वेरिएबल we can access the data, we can store the data, we can manipulate the data of the particular location। तो अगर हमने ऐसा लिखा स्टार ऑफ 123, स्टार ऑफ p ऑफ 123, इट मीन्स इस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में वो डेटा स्टोर हो गया। फिर से अगर इस लाइन को दोबारा अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे एक और डायनामिक मेमोरी, एक बार और अगर एग्जीक्यूट कराएंगे एक और डायनामिक मेमोरी, इट मीन्स जितनी बार हम इस टास्क को एग्जीक्यूट कराएंगे उतनी बार एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगा। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम सी के प्रोग्राम से देखते हैं कि हाउ टू कोड इनटू द सी प्रोग्राम। जिस तरह से मैंने ये 2 लाइन लिखा है, इन्हीं लाइनों को कंप्लीट करते हैं अपने सी के प्रोग्राम में और आपको दिखाते हैं कि सी में हम कैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, डेटा कैसे स्टोर करते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब कोई डायनामिक मेमोरी एलोकेट होता है तो उसका बेस एड्रेस कहाँ स्टोर हो जाता है? पॉइंटर वेरिएबल में। तो देखिए इस पॉइंटर वेरिएबल का भी कोई लोकेशन ज़रूर होगा,
जहाँ भी कोई मेमोरी एलोकेट होता है, चाहे वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो, हर कोई किसी न किसी एड्रेस पे एलोकेट होता है। तो हम अपने सी के प्रोग्राम में आपको ये दोनों चीज़ दिखाएंगे कि डायनेमिक मेमोरी जिस भी लोकेशन पे एलोकेट हुआ होगा उसका एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल p में आ चुका है, और पॉइंटर वेरिएबल भी किसी लोकेशन पे डिज़ाइन होगा। तो हम दोनों के एड्रेस को देखेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू। बट यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, ये जो p है इट इज़ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में इसे मेंशन कर दिया। ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड होगा कि पॉइंटर वेरिएबल p के लिए कितना मेमोरी एलोकेट करना है, बट रन टाइम पे हम कितना डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेंगे इट इज़ डिपेंड अपॉन द प्रोग्रामर और यूज़र। तो चलिए देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग देखेंगे कि मैलोक फंक्शन का यूज़ करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, और उस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम डेटा को स्टोर और उसे एक्सेस कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, stdio.h और kony.h। अब मैलोक फंक्शंस के लिए हमें चाहिए alloc.h। अब उसके बाद हमारा सबसे पहला टास्क ये होगा कि एक वेरिएबल को क्रिएट करें, दैट इज पॉइंटर वेरिएबल। इस बार हम एक न्यूमेरिक डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, इसलिए जो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो इंटीजर पॉइंटर होगा। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है इंटीजर पॉइंटर ptr, एक पॉइंटर वेरिएबल, ये इंटीजर टाइप का। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टास्क, सबसे पहले हम एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैलॉक फंक्शन, जो हम लोगों ने इसके पहले एग्जाम्पल में देखा था कि मैलॉक फंक्शंस का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पॉइंटर वेरिएबल, उसके बाद टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे हमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, इसलिए इंटीजर पॉइंटर मैलॉक और ब्रैकेट में 2, दैट इज साइज ऑफ 2 बाइट के लिए हम एक डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करने जा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, मैंने उस लोकेशन, जब ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगा तो उसका बेस एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और उस पॉइंटर वेरिएबल के बेसिस से हम डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस लाइन में वही लिखा है $ptr = 123। इट मीन्स इस पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से हम उस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में 123 ऐसे कोई इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस लोकेशन का बेस एड्रेस है पॉइंटर वेरिएबल के पास, और ये बात हम जानते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल पे अगर हम स्टार लगाते हैं तो हम उसके एड्रेस पे जो डेटा है या उस लोकेशन पे हम उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट के 2 लाइन, इसमें हम पॉइंटर वेरिएबल, चूंकि हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन दैट इज पॉइंटर वेरिएबल, एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया तो रन टाइम पे उसी पर डिसीजन होगा। उसके वैल्यू को हम उसके एड्रेस को डिस्प्ले करा रहे हैं, और उसके बाद दूसरे लाइन में उस पॉइंटर वेरिएबल पे जो वैल्यू है उसे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो चलिए ये देखिए, ये कंपाइल हो गया और एग्जीक्यूट आ गया हमारा ये एड्रेस। ये देखिए, पहले लाइन में डायनेमिक मेमोरी जहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, एड्रेस बना था, उसका ये इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद दोनों लाइन पॉइंटर वेरिएबल किस लोकेशन पे बना है उसका एड्रेस है, और उस पॉइंटर वेरिएबल में जो डेटा है। आगे हम लोग समझते हैं दूसरे फंक्शन को, दैट इज कैलॉक फंक्शन। मैलॉक फंक्शन और कैलॉक फंक्शन में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। मैलॉक फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में एक ब्लॉक क्रिएट करता है, उसमें हम जो भी डेटा स्टोर करना चाहें डिपेंड अपॉन द डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं। बट इन कैलॉक का सिंटैक्स में ही है कि नंबर ऑफ ब्लॉक, कितना ब्लॉक आप एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में चाहते हैं। अगर देखा जाए तो वो हमारे वही पुराने कॉन्सेप्ट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में जैसे एरे का यूज़ करते थे, बट यहाँ पे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जब एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगा तो उसमें आप एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं या एक से ज़्यादा ब्लॉक बनाना चाहते हैं।
तो जितना ब्लॉक बनाना चाहते हैं और कितने बाइट का ब्लॉक बनाना चाहते हैं, ये 2 आर्गूमेंट हमें पास करना होगा। तो पहले समझते हैं इसके सिंटैक्स को। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे डिज़ाइन किया है, डेटा टाइप, पॉइंटर वेरिएबल, टाइप कास्टिंग, कैलॉग फंक्शन। These are 2 arguments. First argument is number of block and the second argument is size. malloc में सिर्फ होता था साइज। तो जब वो एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होता था तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लॉक बनता था। कैलॉग फंक्शन में क्या हो रहा, डायनेमिक मेमोरी जब एलोकेट होगा, यहाँ पे देखिए डिज़ाइन में, जब ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो रहा, हमने यहाँ पे रखा है आर्गूमेंट 5। इट मीन्स हम एट ए टाइम 5 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं जब 1 डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन होगा तब। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। अगर एक बार और हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेंगे तो ऐसा ही एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा और वहाँ पे 5 ब्लॉक हमें बन जाएंगे। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन malloc फंक्शन एंड calloc फंक्शन। malloc फंक्शन में ओनली 1 मेमोरी, वहाँ पे एक ही डेटा को हम स्टोर कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं। बट कैलॉग फंक्शन में ये फैसिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक हमने यहाँ रखा 5 ब्लॉक, हम 5 डिफरेंट डेटा को एट ए टाइम एक ही डायनेमिक मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये उसी के एक छोटे से लाइन में हमने लिखा है कि अगर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया, इट मीन्स इस बार हम फिर से इस कैलॉग फंक्शंस के बेसिस पे हम कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं और हमने यूज़ किया है कैलॉग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 5 डेटा स्टोर करेंगे। हर डेटा कितने बाइट का हो सकता है, मैक्सिमम 2 बाइट का। इट मीन्स एक सेल में 2 बाइट का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम देखते हैं एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से कि हाउ टू डिज़ाइन a dynamic memory allocation with multiple block using C language। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कैलॉग फंक्शन। कैलॉग फंक्शन और मैलॉक में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं, बट एक डिफरेंस है। मैलॉक में एक आर्गूमेंट होता है और कैलॉग में 2 आर्गूमेंट होता है। मैलॉक में बस एक ही आर्गूमेंट, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि रन टाइम पे हमें कितने बाइट का मेमोरी चाहिए। और कैलॉग में जैसा हम लोगों ने स्टडी किया था कि यहाँ पे 2 आर्गूमेंट होता है। पहला आर्गूमेंट होगा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक आपको रन टाइम पे कितने चाहिए और हर ब्लॉक कितने बाइट का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, stdio.h, conny.h एंड alloc.h। उसके बाद इनसाइड द मेन प्रोग्राम यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए, एक i और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल ptr, दोनों इंटीजर टाइप का। यहाँ पे देखिए कैलॉग फंक्शन का यूज मैंने जब किया, यहाँ पे 2 आर्गूमेंट। पहला आर्गूमेंट जो है 5, ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने बन रहे हैं, और दूसरा है 2, मतलब हर ब्लॉक कितने बाइट का बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 ब्लॉक बनाया और 2 बाइट का हर ब्लॉक होगा। अब चलिए इस बार फॉर लूप चला रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया 0 से लेस देन 4। इट मीन्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब होगा तो 5 ब्लॉक बनेंगे, बट हम फॉर लूप का यूज करके किन्हीं 4 ब्लॉक में, स्टार्टिंग के 4 ब्लॉक में ही डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए लूप को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए printf scanf, आई थिंक ये लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। scanf ptr प्लस i, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स का वैल्यू, मतलब पहले ब्लॉक में डेटा स्टोर होगा, फिर लूप चलेगा दूसरे ब्लॉक में, तीसरे ब्लॉक में, इस तरह से लूप चलता जाएगा। scanf का काम डेटा स्टोर होने का काम। फिर से हम डेटा को एक्सेस करने जा रहे हैं, फिर से हम फॉर लूप लगाएंगे और इस बार printf में हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टार ptr प्लस i। इट मीन्स ब्लॉक नंबर, इंडेक्स नंबर 0 पे जो डेटा होगा उसे एक्सेस करेंगे, उसके बाद ये लूप कंटिन्यू चलता जाएगा और हम उन डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कंपाइल करके इसे रन करा के देखते हैं। चलिए यहाँ पे इनपुट करते हैं वैल्यू 2। तो ये देखिए हमारा रिजल्ट आ गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलॉग फंक्शन। मैलॉक के एग्जाम्पल और कैलॉग के एग्जाम्पल के बाद अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट फंक्शन है
रीअलॉक। बेसिकली रीअलॉक का यूज़ हम तब करते हैं जब हम मैलॉक या कैलॉक से पहले कोई डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर चुके होते हैं और उसके बाद अगर हमें उस मेमोरी को मॉडिफाई करना हो, इट मीन्स उसके साइज़ को कम करना हो या उसके साइज़ को और एक्सपैंड करना हो, तब हम यूज़ करते हैं फंक्शन रीअलॉक। तो रीअलॉक बेसिकली करता है क्या, जो पहले से डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो चुका होता है उसी मेमोरी को हम दोबारा री एलोकेट करते हैं। इट मीन्स ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस के मेमोरी को रीएलोकेट नहीं करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो पहले हुआ होता है उन्हीं को हम फिर से दोबारा रीएलोकेट करते हैं। तो अगर हम कोई इंटीजर वेरिएबल x बनाया हो और हम चाहें कि डायनामिक मेमोरी रीएलोकेशंस के बेसिस पे हम उस x के वैल्यू को या x की मेमोरी को एक्सपैंड कर दें, नॉट पॉसिबल। तो ये बात क्लियर है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस के मेमोरी को हम एक्सपैंड नहीं करेंगे। तो जब भी हम रीएलोकेट फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उससे पहले मैलॉक या कैलॉक से डायनामिक मेमोरी बना चुके होंगे, उसके बाद ही हम रीएलोकेट का यूज़ करेंगे। चलिए समझते हैं उसके कॉन्सेप्ट को। देखिए रीएलोकेट क्या कहता है कि जो पॉइंटर वेरिएबल, इट मीन्स जो पहले डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो चुका है वो होना चाहिए, मतलब वो एड्रेस होना चाहिए, और उसके साथ साथ न्यू साइज़, या साइज़ आप मॉडिफाई कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, वो नया साइज़ होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, पुराने वाले मेमोरी में वो मॉडिफिकेशन करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कुछ लाइन लिख रहे हैं, जैसे इंटीजर पॉइंटर p इक्वल्स इंट स्टार मैलॉक ऑफ 2। ये देखिए, इट मीन्स एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट हुआ 2 बाइट के लिए। अब हम इसके साइज़ को और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, आगे कुछ वैल्यू नया स्टोर करना, तो इसके मेमोरी के साइज़ को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये वही p, वो पुराना लोकेशन p इक्वल इंटीजर पॉइंटर री एलॉक, रेफरेंस यही होगा क्योंकि इसी पॉइंटर पे जो एड्रेस है उसी के साइज़ को हम रीनेम करने जा रहे हैं या रीसाइज करने जा रहे हैं। 2 की जगह पे अब हम लिखेंगे 4। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। इन्हीं लाइनों से हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस को रीएलोकेट करते हैं। तो चलिए इसी रीएलोकेशंस के कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार हम लोग सी प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं और समझेंगे कि अगर हमने एक बार कोई नाम या कोई मैसेज स्टोर कर लिया हो, अब हमें दूसरी बार उसी मैसेज में कुछ और एक्सपैंड करना, मतलब उस मेमोरी को थोड़ा और एक्सपैंड करके एक नया मैसेज स्टोर करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं सी प्रोग्राम। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है रीएलॉक फंक्शन। रीएलॉक बेसिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें कैलॉक या मैलॉक से बनाए हुए डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस को रीडिफाइन या मॉडिफाई करना होता है। तब जैसे मान लें कि अगर हमने 2 बाइट का मेमोरी बनाया है कैलॉक फंक्शन से, या 2 बाइट का मेमोरी हमने बनाया है मैलॉक फंक्शन से, और रन टाइम पे हमें कुछ आइटरेशंस के बाद उन मेमोरीज के साइज को रीडिफाइन करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम उसे रीडिफाइन विद द हेल्प ऑफ रीएलॉक फंक्शन कर सकते हैं। ऐसे देखिए, मैंने रीएलॉक के बारे में ये 2 लाइन लिखा है। तो यहाँ से चलते हैं कि जो एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं उसका मेन कॉन्सेप्ट है कि प्रोग्राम टू स्टोर डेटा यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, आइदर मैलॉक और कैलॉक फंक्शन, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द साइज यूजिंग रीएलॉक फंक्शन। तो ये बात क्लियर है कि रीएलॉक फंक्शन हम तभी यूज करेंगे जब हमें कोई डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस को रिसाइज करना होगा। इट मीन्स स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे ये वैलिड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए,
stdio.h, conny.h एंड alloc.h। इस बार मैंने एक और हेडर फाइल को इंक्लूड किया है string.h। अब आप समझ रहे होंगे कि string.h इट मीन्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस का कॉन्सेप्ट। एक स्ट्रिंग के डेटा को फिर जब हम मैनिपुलेट करते हैं तो हमें प्री डिफाइंड string.h के फंक्शंस की ज़रूरत होती है। तो इस बार आपने सही समझा कि एग्जाम्पल में स्ट्रिंग का ही लेने जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल मैंने बनाया है, कैरेक्टर पॉइंटर nm, और malloc के हेल्प से एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। बट इस बार मैंने साइज रखा है 5। इट मीन्स जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगा वो 5 बाइट का होगा और उसका एड्रेस स्टोर होगा पॉइंटर वेरिएबल nm में। बिल्कुल सही। ये पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से हम बहुत आसानी से डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए दूसरे लाइन में मैंने वही लिखा है nm इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा में वेलकम। इट मीन्स इस पॉइंटर वेरिएबल जिस भी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पर, वहाँ पे हमने एक वैल्यू को असाइन कर दिया एंड द वैल्यू इज वेलकम। अगले लाइन में इसी वैल्यू को हम डिस्प्ले करा रहे हैं परसेंटेज ऑफ nm। जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के ब्लॉक में जो डेटा है उन वैल्यू को हम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो हमारा पहला लाइन डिस्प्ले होगा वेलकम इज इन डायनेमिक मेमोरी ब्लॉक। अब देखिए रीअलोक फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो रीअलोक का सिंटैक्स ये कहता है कि रीअलोक में भी 2 पैरामीटर होंगे। पहला पैरामीटर होगा वही पॉइंटर वेरिएबल जहां पे पहली बार मैलोक या कैलोक से के एड्रेस को स्टोर किया गया था। तो हमारे पास nm नाम का पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें मैलोक के क्रिएशन का एड्रेस उस लोकेशन पे है। अब इस बार हम साइज को रीडिफाइन करने जा रहे हैं। तो पिछले बार जो मैलोक से बना था वो था साइज 5। अब रीअलोक से हम डायनेमिक मेमोरी के एड्रेस या उनके बाइट्स को रीमॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस बार हो जाएगा 8। इट मीन्स अब जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगा वो 8 बाइट का होगा। अब देखिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंटर वेरिएबल में nm, जो पहली बार हम nm को डायरेक्टली वेलकम से असाइन किया था, इस बार हमने strcpy का यूज किया है। strcpy मतलब वो did इस वैल्यू को nm पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू उस डायनेमिक मेमोरी के एलोकेशन पे स्टोर कर देगा या कॉपी कर देगा। तो आप ऐसा भी जानते हैं कि strcpy एक लोकेशन से डेटा को दूसरे लोकेशन पे सोर्स टू डेस्टिनेशन कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है और बेसिकली इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं string.h हेडर फाइल। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे दोनों काम हो गया। पहले मैलोक से डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो चुका था, उसके बाद उस वैल्यू को हमने स्टोर किया, उसे डिस्प्ले भी करा दिया। रीअलोक से हमने क्या किया, उसके साइज को हमने रिमॉडिफाई कर दिया और उसके एड्रेस को उसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करा दिया। strcpy से हमने उस लोकेशन पे एक नए डेटा को स्टोर कर दिया। अब बारी है कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपके सामने रिजल्ट रेडी है। ओके, ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि हाउ टू यूज मैलोक फंक्शन, कैलोक फंक्शन एंड रीअलोक फंक्शन। इन 3 फंक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, आगे जब भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्रिएट करने की बात होगी तो आपके माइंड में वो लाइन ज़रूर आ जाना चाहिए, टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद मैलोक, कैलोक, 2 में से कोई एक रखेंगे और उसके बाद कितने साइज़ का हम मेमोरी क्रिएट करने जा रहे हैं और उससे एसोसिएटेड उसके एड्रेस को हम कहाँ स्टोर करेंगे, किसी पॉइंटर वेरिएबल में। तो बस एक लाइन, जब भी हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना होगा ये लाइन कंपलसरी। तो चलिए आगे फिर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।